वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक विकास के अध्ययन करेंगे। लिखित सामग्रियों पर बनी इतिहास में जब हम झांकते हैं तो हम पाते हैं कि उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक अवस्था राजनीतिक क्षेत्र में विकास का प्रथम सोपान है, क्योंकि इस वक्त ऋग्वेद काल के पश्चात जो परिवर्तन हुए वह विकास के प्रथम बिंदु को दिखाता है। पॉलिटिकल सेटअप में कुछ परिवर्तन होने शुरू हो गए और ये परिवर्तन को हमने कहा मेजर चेंजेस। मेजर चेंजेस मतलब महत्वपूर्ण परिवर्तन, विकास, परिवर्तन विकास के लिए। इस काल में जो रॉयल पावर है, जो राजकीय शक्ति है, राजा की शक्ति है, उसमें काफी वृद्धि हुई। अब जो असेंबलीज हैं, यानी कि शासन की जो समिति है, उसमें संभ्रांत लोगों का या समृद्ध जनों का या ताकतवर लोगों का डोमिनेंस हो गया, वर्चस्व हो गया। यानी कि प्रभावशाली एवं संपन्न व्यक्तियों का जो अधिकार है, जो क्षेत्र है, जो शक्ति है, उसमें काफी वृद्धि हुई। दूसरा, अब विदत जो ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक संस्था थी वो नगण्य के बराबर हो गई। सभा और समिति दोनों ही अब महत्वपूर्ण हो गए। एक क्षेत्र में अवनति हुई और वह क्षेत्र था महिलाएं जो बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक संस्थाओं में भी। अब उनकी स्थिति डिग्रेडेशन हो गया, उनके स्थितियों में उनको अब परमिशन नहीं दिया गया या उनको अलाउ नहीं किया गया कि इन सभाओं या समितियों में वो शिरकत करें, यानी भागीदारी करें। तो ये एक नकारात्मक विचार जो था, जो निगेटिव थॉट था, वह आया जो महिलाओं के हित में नहीं था। अब राष्ट्र शब्द का प्रयोग राज्य के लिए किया जाने लगा इस काल में। पहली बार राष्ट्र शब्द का प्रयोग आता है उत्तर वैदिक काल में, जो किसी राज्य की जो राजकीय क्षेत्र है उसको इंगित करता है, यानी टेरिटरी को डिनोट करता है। और यह पहली बार उत्तर वैदिक काल में, यानी पेंटेड ग्रेवे कल्चर के काल में ही आया। अब एक शब्द आया राजा, कबीले के जो प्रधान हुआ करते थे जो ऋग्वैदिक काल में। अब क्षेत्रों में विकास होने के कारण दूसरे कबीले पर, दूसरे से तीसरे कई कबीलों पर विजय पा करके इन कबीलों के जो प्रमुख होते थे अब वो राजा कहलाने लगे। और वो राजा एब्सोल्यूट मास्टर था, यानी कि उसकी सत्ता को चुनौती अब नहीं दी जा सकती थी और वह सभी प्रजा का वह हेड होता था, यानी कि मालिक या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन या हेड ऑफ द टेरिटरी या राष्ट्र, ये राजा होता था। और ये कई कबीलों पर विजय पाकर उनके क्षेत्रों में जाकर के जो राष्ट्र बना वो धीरे धीरे बढ़ता गया और जनपद का रूप ले लिया था, जो उत्तर वैदिक काल में हम पाते हैं। अब राजा का कर्तव्य क्या था ये हम देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वह सभी का चीजों का मालिक होता था।
उसका प्रमुख फंक्शन था सेना का संचालन करना, सेना का नेतृत्व करना, और सर्वोच्च कमांडर राजा ही होता था। दूसरा न्याय, जुडिशियरी, न्याय करना, निष्पक्ष न्याय करना, बराबर न्याय करना, ये राजा का ही कर्तव्य होता था। यानी जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन था उन्हीं का काम था, और ये पहली बार इसी काल में शुरू होता है। उसका सबसे प्रमुख कार्य था अपने क्षेत्र के, अपने भूभाग के लोग में जो बसे हुए जनता की या लोग थे या आदमी जन थे, उनका सुरक्षा करना। तो प्रोटेक्टर ऑफ लॉज एंड पीपल, और फिर जैसा कि मैंने न्याय किया, उनके न्याय का तो संरक्षक था ही, आम जन का भी संरक्षक था। अकारण कोई सता नहीं सकता था किसी को, ये भावना लेकर चला गया था। और ये पहली बार इस काल में उभर करके सामने आई। दुश्मनों के आक्रमणों से अपने राष्ट्र की सुरक्षा करना, अपने क्षेत्र की सुरक्षा करना भी राजा का काम था। आज ये सेनानियों के सहयोग से करता था, लेकिन राजा की ड्यूटी थी कि अपने जनता की और अपने क्षेत्र की सुरक्षा करना। तो इस प्रकार राजा के कार्य पहली बार उभर करके स्पष्ट रूप से हमारे समक्ष आते हैं उत्तरवादी काल में। अब होते कौन थे? प्रारंभ में तो वो होते थे जो सर्वगुण संपन्न होते थे, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ और भी तमाम अच्छे गुणों से होते थे। उसे जानकार व्यक्ति होना चाहिए था, विद्वान होना चाहिए था, रथ दौड़ में कुशल होना चाहिए, युद्ध क्षेत्र में कुशल होना चाहिए था, और न्याय का दृष्टिकोण से वो निष्पक्ष होना चाहिए था, जो कि शुरुआती दौर से ही उसका वाच किया जाता था। और राजा स्वेच्छा से लोगों के द्वारा दिए गए उपहारों को कबूल करता था। और ये किस रूप में होते थे? अन्न के रूप में होते थे, सेवा के रूप में होते थे, गायों के रूप में होते थे, घोड़ों के रूप में होते थे। तो ये जो उत्पादन जो विशेष रूप से जो देते थे उन्हें विष कहा गया, और कालांतर में हम देखते हैं कि विष ही वैश्य बने। तो राजा को शक्ति में वृद्धि करने के लिए या राजा के महिमा में वृद्धि करने के लिए 3 प्रकार के यज्ञों का संपादन होता था। ये यज्ञ थे राष्ट्रीय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। ये यज्ञ एक एक करके हम देखते हैं। पहला था राष्ट्रीय यज्ञ। इसमें सांस्कृतिकरण, राजा का पवित्रीकरण किया जाता है, होलीनेस जो था, कंसेक्रेशन जिसको कहते हैं, होलीनेस पवित्रीकरण किया जाता है। और ये माना जाता है कि इसके द्वारा, राष्ट्रीय यज्ञ के द्वारा राजा को सर्वोच्च शक्ति मिल जाती है, सर्वोच्च शक्ति प्रदान की जाती है ईश्वर के द्वारा, और पुरोहित उसमें सक्रिय भूमिका निभाते थे। दूसरा था अश्वमेध यज्ञ। राजा को विजयी बनाने के लिए एक ऐसा माना जाता था, घोड़े का छोड़ा जाता था, जो समीपवर्ती क्षेत्रों के कबीलों के राज्य में अगर वो घोड़ा बिना अपोनेंट या विरोधी समुदाय के द्वारा या दूसरे देश के राजाओं के द्वारा घोड़ा नहीं पकड़ा जाता है, या पकड़े जाने पर युद्ध के द्वारा अगर पराजित हो जाता है, तो उस क्षेत्र पर एक राजा का अधिकार हो जाता है, मतलब एक जो राष्ट्र का जो हेड है उसका अधिकार हो जाता है। तो ये राजा के एक राजा के दूसरे राजा पर विजय को इंगित करता है। और
अनक्वेश्चनेबल कंट्रोल, माने दूसरे राज्यों पर, समीपवर्ती राज्यों पर जिस पर कि प्रश्न नहीं उठता कि इसका अधिकार नहीं है, इसको दिखाया जाता है कि दूसरे राज्यों पर इसने अधिकार कर लिया। और इस घोड़े को बाद में बलि दे दी जाती थी और बहुत बड़ा उत्सव होता था यज्ञ के माध्यम से। तीसरा है वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ में राजा को सगोत्रीय बंधुओं के साथ में घुड़दौड़ में दिखाया जाता था। यूं तो प्रारंभ में जो सबसे तेज दौड़ता था वही राजा का दावेदार होता था, लेकिन राजा बनने के बाद सगोत्रीय बंधुओं को जानबूझकर भी पीछे कर दिया जाता था कई बार। और राजा का आगे ये दिखाया जाता है कि राजा सबसे आगे है और सारे सगोत्रीय बंधुओं, मित्रों, परिचितों में वह सबसे तेज घोड़ा दौड़ा रहा है, सबसे आगे चलने वाला है। तो ये एक प्रक्रिया थी तीनों राजा की शक्ति को, राजा की महिमा को और राजा के जो प्रतिष्ठा हो उनको वृद्धि करने वाला था। अब राजा को जो कर दिया जाता था वो दो तरह से दिया जाता था। एक कर होता था, दूसरा भाग होता था और तीसरा वली होता था। तो ये इनके माध्यम से, प्राप्त धन के माध्यम से वो शासन संचालन में सुचारू रूप से करता था और जनता की भलाई के भी कार्य करता होगा। अब राजाओं के क्षेत्र के आधार पर इनके जो नाम अलग अलग पाए गए हैं। जैसे पूर्वी क्षेत्र में जो विदेश तक का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हम देखते हैं कि इसका नाम सम्राट कहा गया है। तो पूर्वी क्षेत्र में इन्हें सम्राट कहा गया, पश्चिमी क्षेत्र में स्वराट, जहां सम्राट और वहीं दूसरी ओर स्वराट। उत्तरी भागों में पंचाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में और विशेष रूप से राजस्थान के जो उत्तरी भाग में है विराटनगर और इन क्षेत्रों में विराट नाम से कहा गया। दक्षिण में भोज। तो एक बार फिर से देखते हैं, पूरब में सम्राट, पश्चिम में स्वराट, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज और मध्य क्षेत्र में जो गंगा के मैदान के बिचली हिस्सा आया उस क्षेत्र में राजा कहा गया और यही राजा काफी कॉमन हो गया। अब राजा के सहयोग के लिए कई समूह होते थे, लेकिन राजा के लिए एक विशेष रूप से योग्यता निर्धारित की गई थी कि वह क्षत्रिय वर्ण का ही होगा, क्षत्र व्रत को धारण करने वाला ही होगा और वही अपनी ड्यूटियां डिस्चार्ज करेगा दूसरे लोगों को। राजा के साथ साथ जो तीन व्यक्ति बहुत ही एसोसिएटेड थे, वह था मुख्य पुरोहित, जिसको चीफ प्रीस्ट कहा जाता था या मुख्य पुरोहित कहा जाता था। दूसरा था सेनानी, जो आज का सेनापति होता था, आर्मी कमांडर, सुप्रीम कमांडर तो राजा स्वयं होता था, लेकिन उसके बाद सेनापति जो होता था, जिस तरह आज राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर है और आर्मी चीफ ऑफ द आर्मी एंड स्टाफ वो सेनानायक कहलाता है, मुख्य सेनानायक कहलाता है। और फिर राजा की जो प्रमुख पत्नी थी, जिसे बवाता कहा गया है, वो होती थी। ये तीन शख्स बहुत ही प्रमुख होते थे, लेकिन एक अलग भी समिति है जिसकी हम बात करेंगे। फिर लोअर लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन जो था, जो विलेज लेवल का असेंबली है, उसके लिए भी हम अभी चर्चा करेंगे, जो कि गांव के प्रमुख होते थे, वो किस तरह से संपादन करते थे। तो राजा के जो प्रमुख लोगों की जो समिति थी उसे रत्नीन कहा गया। तीन तो प्रमुख थे, सेनापति, मुख्य पुरोहित और राजमहिषी या महिषी जिसको कहते हैं। लेकिन रत्नीन में जो कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की तरह एक कैबिनेट होता था, वो 11 लोगों का था, जिसका वर्णन है सेनानी, जैसा कि मैंने बताया, मुख्य सेनापति, पुरोहित, चीफ प्रीस्ट, मुख्य प्रीस्ट, युवराज, क्राउनिंग प्रिंस, राजा के बाद जो राजा का उत्तराधिकारी होगा वह उसका ज्येष्ठ पुत्र, महिषी, राजा की प्रमुख पत्नियां, कई पत्नियां होती थी, प्रमुख पत्नी, सुत
यानी चैरोटियर, जो रथ का संचालन करते थे, रथ चलाते थे, विशेष रूप से युद्ध के क्षेत्र में वो होते थे। फिर ग्रामीणी, गांव का प्रधान जो होता था, जो विभिन्न गांव होते थे उन सबका प्रधान ग्रामीणी कहलाता था। फिर छता, छता का प्रतिहार की तरह जो रक्षक होता था, राजा के रक्षा जो करता था उसको छत कहते थे। संग्रहित्र, संग्रहित्र होता है जो टैक्स का कलेक्शन करता है। कौन किस रूप में? कर, बलि, भाग, इन रूपों में करता है, उसको संग्रहित कहा गया। भाग दूध, जो ज्यादा करके टैक्स वसूलता था, लोगों से लेता था। शुरुआती दौर में तो स्वेच्छा से देते थे, लेकिन कालांतर में लेटर वैदिक पीरियड के बाद के काल में ये कंपल्सरी हो गया कि आपको देना ही है। और ये परंपरा आज भी चली आ रही है, हम इनकम टैक्स देते हैं, ये परंपरा आज भी चली आ रही है। इसके बाद अक्षवाक होता था, वो राजा का एक प्रमुख सहयोगी होता था, जो उसे सलाह देता था। वो कोई विद्वान व्यक्ति होता था, अनुभवी व्यक्ति ही होता था। और एक और होता था, पालागल कहते हैं, राजा का मित्र होता था, जिसकी आज के कालांतर में से विदूषक कहा गया। राजा को मनोरंजन करने के, राजा को प्रसन्न रखने के लिए, कि ताकि राजकाज अच्छे से संपन्न, जैसे कि हमने कई बार देखा है इतिहास के पन्नों में, अकबर, बीरबल भी नवरत्नों में थे, लेकिन राजा के एक मूल लगा से होते थे। तेनालीरामा कृष्णदेव के दरबार में, तो इस तरह की परंपरा उस काल में रही होगी। अब आते हैं हम ग्रामीण एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रामीण एडमिनिस्ट्रेशन पर अष्टपति होते थे, जिसका कार्य अभी तक स्पष्ट नहीं है। फिर ग्राम के जो अधिकारी होते, ग्राम अधिकृत होते थे, और ये ग्राम अधिकृत ग्रामीणी से काफी नीचे होते हैं। जो लोएस्ट लेवल ऑफिसर होता था वो होते थे। इसके अलावा कुछ और अधिकारियों के बारे में जानकारी मिलते हैं, जैसे पुलिस अधिकारी उग्र या जीवग्रह नाम के मिलते हैं। अब थोड़ा हम सभा और समिति पर बात करते हैं। ये सभा और समितियां दो इंस्टीट्यूशन थे, जो संपूर्ण जन का या कबीले का एक समिति होता था, जिसमें राजा भी भाग लेता था। सभी लोगों के साथ साथ राजा का होना सभा में आवश्यक होता था। समिति जो था वो लोगों की एक सभा होती थी, और इसमें पूरी की पूरी कबीले के लोग शामिल होते थे। जहाँ सभा में लिमिटेड लोग होते थे, यहाँ समिति में पूरे के पूरे लोग बैठते थे। सभा में राजा का उपस्थित होना आवश्यक था। तो इस तरह हम उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक अवस्था के बारे में आज जानकारी हासिल की है। अब आगे हम दूसरे चैप्टर पर शिफ्ट करेंगे, विशेष रूप से 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का राजनीतिक स्थिति के बारे में। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।